हेलो बच्चों, होप इस कोरोना काल में आप सुरक्षित हैं। तो लास्ट वीडियो में हम पर्यावरण भूगोल पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपके जो अनदर क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आर्थिक भूगोल क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले हमें इसके मतलब का पता होना ज़रूरी है कि ये इसका अर्थ क्या है और सही मायनों में इसका जो कॉन्सेप्ट है या संकल्पना है वो क्या है, ये है क्या चीज़। तो बच्चों, जो प्रत्येक मानव जो है वो अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग आर्थिक क्रियाएं करता है, और ये आर्थिक क्रियाएं जो होती है क्षेत्रीय विभिन्नताओं, उनकी विशेषताओं तथा उनके स्थानिक वितरण पर निर्भर करती है। क्षेत्रीय विभिन्नता किस प्रकार से, जैसे आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र है उसकी अपनी अलग विशेषता होती है। वहाँ की जलवायु, मिट्टी, बहुत से कारक है जो उसको दूसरे क्षेत्र से भिन्नता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय विभिन्नता है, उस क्षेत्र की विशेषता है, तो इन सब कारकों पर आर्थिक क्रियाएं निर्भर करती है। जहाँ जिस प्रकार का जलवायु है, क्षेत्र है, तो उस प्रकार से ही वहाँ की आर्थिक क्रियाएं होगी। जैसे मानव जो शीत प्रदेशों में निवास करते हैं, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप तटीय प्रदेशों में रहने वाले मनुष्य से भिन्न होंगे। ठीक है, तो जहाँ तटीय प्रदेश है उनके निवासियों का मुख्य खाद्य स्रोत मछली है, वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र के निवासियों का मुख्य खाद्य स्रोत अनाज और दालें हैं। अर्थात खाद्य स्रोतों का मुख्य निर्धारक जल की उपलब्धता तथा जलवायु परिस्थितियां हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पूर्वी घाट के तटीय क्षेत्र में नियमित जल उपलब्धता है, इस कारण से वहाँ का मुख्य खाद्य स्रोत चावल है। वहीं जब हम भारत के उप महाद्वीपीय क्षेत्र की ओर जाते हैं तो जल की उपलब्धता के साथ साथ तापमान में भी कमी होती है, जो कि गेहूं उत्पादन हेतु उचित परिस्थिति होती है। इसीलिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में गेहूं मुख्य फसल के रूप में है। अतः आर्थिक भूगोल हमें यह बताता है कि किस प्रकार मानव की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं विभिन्न अक्षांशों, विभिन्न ऊंचाइयों, विभिन्न स्थितियों में बदलती है। अब हम आर्थिक भूगोल की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आर्थिक भूगोल जो है पृथ्वी तल पर मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं, उनकी विशेषताओं, उनके स्थानिक वितरणों अर्थात उनके अवस्थितियों तथा उनके संबंधों का अध्ययन है। और ये किस प्रकार से है मैंने अभी आपको समझाया है। जैसे तटीय प्रदेश और जो भारत के जो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ क्षेत्र की विभिन्नता के कारण जो आर्थिक क्रियाकलाप, भोजन के मुख्य जो स्रोत है, इसमें जो फर्क है, ये आर्थिक क्रियाओं में भी फर्क होता है। इसमें आर्थिक वितरण के प्रतिरूपों तथा उसकी कारकों और प्रक्रमों का अध्ययन होता है। मानव की आर्थिक क्रियाएं संसाधनों के उपयोग से और धन के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित होती हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो संसाधन है, कोई भी क्षेत्र है जहाँ जिस प्रकार के संसाधन मिल रहे हैं, चाहे वो खनिज संसाधन की बात कर ले या मृदा संसाधन है या फिर जो मानव संसाधन है, तो जहाँ जिस प्रकार के संसाधन हैं और फिर उस क्षेत्र में जो धन है उसका उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, विनिमय तथा उपभोग किस प्रकार से हो रहा है, ये सब आर्थिक क्रियाओं के निर्धारक तत्व होते हैं। तो आर्थिक भूगोल के हम पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो अंग्रेजी भाषा में आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भू अर्थ विज्ञान, जियो इकोनॉमिक्स या जियोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये तीनों पद समान अर्थ वाले हैं। इसका मतलब है आर्थिक भूगोल को हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं,
जियो इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं या जियोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग भूगोलविदों ने आर्थिक भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी हैं, हम उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आर्थिक भूगोल की प्रकृति और उसके अर्थ को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं को समझना अति आवश्यक है और कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है रडमस ब्राउन। इनके अनुसार आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो रडमस ब्राउन हैं, इन्होंने जो वातावरण है इसके प्रभाव को ही आर्थिक क्रियाओं का जो निर्धारक तत्व बता दिया है। इसके अलावा अन्य भी विद्वान हैं जिन्होंने आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं दी है, जिनमें प्रोफेसर जी चिसोम के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तु के उत्पादन, परिवहन तथा विनिमय को प्रभावित करती है। इनके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य किसी क्षेत्र की आगामी आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन है। तो जो चिसोम महोदय है, इन्होंने जो भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन बता दिया है कि अगर हम कोई भी वस्तु का उस क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं तो फिर उसके उत्पादन के बाद हमें परिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी तथा विनिमय की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को जो प्रभावित कर रही है परिस्थितियाँ, तो आर्थिक क्रियाएं उन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ग्रेगोर महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मानव अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों की भिन्नता के साथ विभिन्न स्थान पर किस प्रकार संतुलन करता है। बच्चों, प्राकृतिक परिस्थितियों में अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, तो किस प्रकार से मनुष्य उनके साथ संतुलन कर लेता है और अपने आर्थिक गतिविधियाँ जारी रखता है, ये सब आर्थिक भूगोल में हम इस बात का अध्ययन करेंगे। मैकफार्लेन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक तथा भौतिक परिस्थितियों, विशेष रूप से भूगर्भिक संरचना, जलवायु तथा भूमि की धरातलीय विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मेयर तथा स्ट्री टेलमेर के मत में आर्थिक भूगोल की रुचि इस बात का अध्ययन में है कि मानव जीविकोपार्जन के लिए कौन सी आर्थिक क्रियाएं कहाँ करता है तथा मानव भूमि के द्वारा आर्थिक शोषण से किस प्रकार प्रवास तथा रचना का प्रारूप बनाता है। इसके बाद N.G. पाउंड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है। यह क्रियाएं प्राथमिक, गौण तथा तृतीयक होती है। तो पाउंड्स महोदय ने आर्थिक क्रियाओं के प्रकार भी बताए हैं। प्रोफेसर शॉ के अनुसार किस प्रकार मानवीय आर्थिक क्रियाएं विश्व के उद्योगों, संसाधनों तथा औद्योगिक उत्पादनों के अनुरूप होती है, वही आर्थिक भूगोल के अध्ययन का विषय है। प्रोफेसर बुकानन के अनुसार इसमें मानव के आर्थिक प्रयत्नों का उनके निवास स्थान के संबंध में अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर रेयन तथा बेगस्टन के शब्दों में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विश्व के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाने वाले आधारभूत प्राकृतिक स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्रोतों के शोषण पर पड़ने वाले भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव की भी विवेचना की जाती है। विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले आर्थिक विकास के अंतर की व्याख्या भी इसमें की जाती है। इसमें परिवहन का भी अध्ययन किया जाता है। सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लिखा है कि उन सब प्रकार के भौतिक साधनों, क्रियाओं, रीति रिवाजों तथा मानव शक्ति का विवरण आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है जो आजीविका प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अर्थात हंटिंगटन ने जो जीविकोपार्जन के साधन हैं उसके अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है उनको आर्थिक भूगोल में सम्मिलित किया है। ए दास गुप्ता ने जो परिभाषा दी है, मानव की आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है, जिनमें वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा वितरण
पर क्षेत्रीय स्थिति, जलवायु, वनस्पति आदि प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल को यदि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विश्लेषित किया जाए तो एक स्पष्ट दृश्य प्रतिबिंबित होता है कि आर्थिक भूगोल मानव की आवश्यकता पूर्ति से संबंधित प्रथाओं के लिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के पक्षों के साथ किए गए संघर्षों के फलस्वरूप बने भौगोलिक दृश्यों का अध्ययन है, जो कि मानव की प्रगति एवं सुविधा के लिए किया जाता है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, इसके बारे में चर्चा की। आप ध्यान से अपने अध्ययन को जारी रखते हुए इन सब पर मनन करेंगे और जल्द ही मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उनसे संबंधित, तो आप उन असाइनमेंट्स को भी पूरा करके भेजें। नेक्स्ट क्लास में हम आर्थिक भूगोल के उद्देश्य, अध्ययन क्षेत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।